वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो कैमरा जो है नहीं साथ दे रहा है, कुछ इसमें आ रहा है। लीव इट, चलिए हम लोग क्लास करते हैं ना। कई बार इशू हो जाता है, रीस्टार्ट करने से आ जाएगा मैम। हाँ बेटा, हम रीस्टार्ट कर चुके, अपने लड़के को यूएस में उठा भी दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अरे मैं सोची वो इंडिया में है। नहीं, सॉरी बच्चा। ओके बाय यश। चलिए कोई बात नहीं मैम, ओके मैम, थैंक यू बेटा। चलो थोड़ी बात करनी है तो ऐसे भी की जा सकती है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। एक्चुअली आज जो ये टॉपिक है, ये कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं, दिस इज ओनली फॉर डिस्कशन। दिस टॉपिक एट दिस स्टेज, हम और आप ग्रोन अप्स हैं, तो हमें सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये जो हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं, सोशियोलॉजी में हम लोगों ने पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बीएड में भी पढ़ी हैं, एमएड में भी पढ़ी हैं, और वैसे भी जनरल भी जानते हैं ये सारे वर्ड्स। अब हम लोग चूंकि एजुकेशन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के कंसर्न में ये सारे शब्द क्या है, इनका आपस का कनेक्शन क्या है, और क्यों जरूरी है कि जब ये एक भी शब्द इसमें से लिया जाता है तो वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बिना समझा नहीं जा सकता है। दिस इज अ, हम जिसको बार बार अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि जो नॉलेज है, ज्ञान, वो अखंड है, जैसे अनंत है, और अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने उसको धीरे धीरे विषयों में बांट लिया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा है, अनंत है, कि हम उसको अगर विषयों में ना बांटें तो एक आदमी की कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको समझ पाए। सब तो वैसे भी नहीं समझ पाते हैं, तो उस रेफरेंस में लिया जाए तो इसको एजुकेशन को आज सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मॉडर्नाइजेशन, कल्चर, डेमोक्रेसी, रिलीजन, इन 6 चीज कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला के देखना है कि अगर हम एक तरफ से चले तो दूसरे तरफ का कौन सा एंड छूता है दूसरे विषय का। और ये वैसे तो डिस्कशन का है, आमने सामने हो तो कुछ आप बोलें कुछ हम बोलें। और एक हमने पढ़ी थी अपने उसमें, क्या बताएं आपको, ओरिएंटेशन कोर्स में, जब मेरा ओरिएंटेशन हुआ था डिग्री कॉलेज में कमीशन से आने के बाद, तो उसमें जब ओरिएंटेशन पढ़ा था तो एक उन्होंने टीचिंग मेथड बताया था माइंड मैप का। आप लोग भी जानते होंगे माइंड मैप्स। माइंड मैप्स होते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी एक कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट हो कॉन्सेप्ट या कॉन्क्रीट हो, जब वो हमारे ब्रेन में डाला जाए, मतलब वो एक स्टिमुलेशन के फॉर्म में एक कंकड़ की तरह फेंका जाए, तो जो मेरे दिमाग में उस समय उससे उठते हुए विचार या शब्द आते हैं उनको लिखा जाता है। तो देखा ही जाता है कि उस विषय से संबंधित मेरे दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं, और वो शब्द मिलकर एक मैप बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो ज्ञान है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वो जाता है अंदर और फिर वो ऑर्गेनाइज होता है। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर इस लेवल तक आते आते एक, अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाली स्थिति में नहीं कि सोशियोलॉजी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। देखना ये है कि हमारे दिमाग में जो मैप बने हुए हैं इनके कॉन्सेप्ट्स के, वो कितने ज्यादा गलत सही नहीं होंगे। हर एक का मैप जो है कितना ज्यादा करीब से समझ सकता है इस रिलेशनशिप को। जैसे हमने इसमें दिखाया है, हम बहुत अच्छे से नहीं पीपीटी में दिखा पाए हैं। बेसिकली ये जितने कॉन्सेप्ट आपने देखे, एजुकेशन बीच में है, कल्चर, डेमोक्रेसी, सोशियोलॉजी, रिलीजन, ये एक आप ऐसी चीज, रस्सी होती है ना स्पाइरल बाइंडेड, कई सूत होते हैं उसमें, है ना, कई सूत वाली रस्सी होती है ना। तो उसको इमेजिन करिए कि वो स्पाइरल बाइंडिंग होके ये सारे कॉन्सेप्ट चलते जा रहे हैं एक एक सूत की तरह, और जो स्पाइरली एक आपस में गुठे होते तो वो एक रस्सी दिखाई देती है, और वो रस्सी में कितनी स्मूथली वो बिनी हुई है, तब हमें उस रस्सी का इफेक्ट बाहर दिखाई देता है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक सोसाइटी के कंसर्न में, एक देश के कंसर्न में, या एक कह दीजिए ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत हम सब रहते हैं, उस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में समाजशास्त्र भी आता है, राजनीति भी आती है, अर्थशास्त्र भी आता है, सब चीज आती है जो इसमें लिखी है, और एजुकेशन भी आती है। वो एक स्पाइरल बाइंडेड रस्सी की तरह से है, और जैसे जैसे वो रस्सी बिनती चली जाती है और बाहर से जैसे से स्मूथ दिखाई देती है, और अपना पर्पस सर्व करने में जिस लिए वो बनाई गई है
वो पर्पस सर्व कर लेती है। चिकनी बनाई गई है कि खुरदरी बनाई गई है, खटिया बिनने के लिए बनाई गई है कि मैक्रम का धागा बनाया गया है डेकोरेशन के लिए, उससे डिपेंड करता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से गुथे हुए हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वैसे ही गुथे हुए हैं जैसे कि रस्सी के अंदर सूत। अब आता है, और बेसिकली इसको अगर हम उसी फॉर्मेट में बनाते, हम बना नहीं पाए पीपीटी में, क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं है कि एजुकेशन से सोशोलॉजी है कि सोशोलॉजी से एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है कि एजुकेशन है, किससे क्या मुर्गी है कि अंडा है, पहले वही वाला हाल है। कल्चर से एजुकेशन होती है कि एजुकेशन से कल्चर बनता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अलग अलग सोचिए। तो हम लोगों को बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट करते हुए हर चीज के विषय में जान लेना है, और दिमाग में अपने मैप्स को चेक कर लेना है। जहां आप बताएंगे हम अपना चेक करेंगे कि हम लोग की सोच में वो सारे चीजें सही गलत नहीं, कितनी एक्यूरेटली हम कितनी स्मूथली उस चीज को समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब है जैसे कि एजुकेशन के लिए हम कहते हैं कि अगर एजुकेशन क्या है की बात करें तो आप किस चीज को एजुकेशन कहेंगे? शिक्षा क्या है, कोई बताएगा हमें? चेंज इन बिहेवियर मैम। चेंज इन बिहेवियर है, तो ये जो चेंज इन बिहेवियर है ये एक्शन है, एक तरह का प्रोसेस है ना? यस मैम। अच्छा, और आपकी शिक्षा क्या है अगर हम पूछे तो आप हमें क्या बताएंगे? आपकी शिक्षा क्या है? जो भी सज्जन बोल रहे हो, हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहे हैं, तो क्या बताएंगे? मैम टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है, एक सीखता है एक व्यक्ति सिखाता है। हाँ, और लेकिन जब हम आपसे कहते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है तो आप क्या जवाब देते हैं हमें? कोई भी एक बता दीजिए। मैम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, दैट्स ये प्रोडक्ट है उसका। एक पढ़ा लिखा और कितना मेंटली डेवलप्ड है वो आदमी ऑल ओवर, वो एज ए प्रोडक्ट है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो प्रोसेस तो है ही है, टीचिंग लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस, उससे डेवलपमेंट का प्रोसेस और अचीवमेंट का प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस एंड एज वेल इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हम कहेंगे कि एक ऑल ओवर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, या अगर हम अपने थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर सोचेंगे तो अपनी एजुकेशन करेंगे कि हमने ये पढ़ाई की है, मेरी एजुकेशन ये है। एजुकेशन जो है प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। इसका स्टार्टिंग हो गई थी जिस समय से इवोल्यूशन शुरू हुआ था ह्यूमन लाइफ का, और ये चलती चली जा रही है और चलती चली जाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये प्रोसेस के रूप में भी चलेगी, और एक जनरेशन में जो हमारी शिक्षा का प्रोडक्ट तैयार होगा वही कल्चर और ज्ञान के रूप में अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। तो ये प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। अब अगर हम ये जितने 6 एस्पेक्ट्स हमने लिए हैं वो कंसर्न हमारे इस समय कंसर्न वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एजुकेशन के कंसर्न में हमने ये 6 टॉपिक लिए हैं जिनका नाम लिखा है, और ये जो है आपस में प्रोसेस के फॉर्म में भी जुड़े हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी जुड़े हैं। अब ये हम अलग अलग जब बात करेंगे पॉइंट्स में, जितना टाइम है उसमें सिर्फ पॉइंट्स में ही बात कर पाएंगे, जिसको हमने थोड़ा लिख लिया है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इसकी रिलेशनशिप क्या है, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, और ये सब क्यों करेंगे? बिकॉज we can have an insight dealing with educational process as a researcher or a teacher. अब यहाँ पर हम लोग ये सब इसलिए इतना करेंगे कि हमारे अंदर एक इंसाइट डेवलप हो। हम किसी भी चीज में रिसर्च करें या हम कोई भी विषय पढ़ाएं आपको, लेकिन एज ए टीचर या एज ए रिसर्चर, एज ए ह्यूमन बीइंग जिसने कि इस स्टेज तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, एक अच्छा सिटीजन है, सब पढ़े लिखे लोग हैं इस समय, तो उनके अंदर एक इंसाइट डेवलप हो, जिनके पास है वो और क्लियर कट हो, हमारी भी कुछ क्लियर हो और बातें। तो हम लोग एज ए टीचर और एज ए रिसर्चर इसको ट्राई करेंगे करने के लिए। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन और सोशोलॉजी की बात करते हैं। हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं ना, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। समझे? ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एजुकेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, है ना, थ्रू आउट लाइफ चलता है। ये सब एजुकेशन की डेफिनेशन में भी आता है, पढ़ाई में भी आता है। और अब हम लोग समझ भी गए हैं कि एजुकेशन जो है इंसान के बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करता है, ये आजीवन चलने वाला प्रोसेस है, और ये सोशल प्रोसेस है, क्योंकि शिक्षा का कार्य एक सोसाइटी में, चाहे वो स्कूल के फॉर्म में हो या हमारी कम्युनिटी के फॉर्म में हो या उसका सबसे छोटा यूनिट हमारा परिवार है उस फॉर्म में हो, तो वो उसी में संपन्न होती है।
क्योंकि आदमी या औरत, मैन और वुमेन इज अ सोशल एनिमल, और सोसाइटी जो है हमारी वो ह्यूमन रिलेशनशिप का एक वेब है, जाल है, जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप के जाल से वो सोसाइटी बनती है। उसमें गतिशीलता है जो कि समय समय से चेंज होती रहती है। वैसे सोसाइटी को जब हम बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप का जाल है, लेकिन और सोसाइटी को जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आता है सामने। लेकिन एजुकेशन के लिए वो सोसाइटी एक फॉर्मल तरीके से एजुकेशन देने के लिए भी सोसाइटी एक एजेंट की तरह कार्य करती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन देने के लिए भी सोसाइटी काम करती है। तो आप ये देखिए, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। तो एजुकेशन जो है सोसाइटी में संपन्न की जाती है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी, परिवार से शुरू हो जाती है, और वो साथ ही साथ एजुकेशन प्रोडक्ट के रूप में सोसाइटी के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति और नागरिक तैयार करती है। फिर वो अगेन उस सोसाइटी में चेंज लाते हैं, और उसके क्योंकि डायनेमिक है सोसाइटी का, हमने फॉर्म पढ़ा, और एजुकेशन भी डायनेमिक प्रोसेस है, तो ये बराबर गतिशील अवस्था में रहते हैं। सोसाइटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें क्या है, इंसान है, इंसान के रिलेशनशिप है, इंसान का व्यवहार है, वर्किंग पैटर्न्स हैं, किस किस ढंग से वो कार्य करता है, उनका रहन सहन है, कल्चर है। उसके अंदर एक बाइंडिंग चीज क्या है कि वो जो उसको कंट्रोल भी करती है और फ्रीडम भी देती है। ये सारी चीजें हैं, वर्किंग पैटर्न्स है, कल्चर है, ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पृथ्वी में हमारी गैलेक्सी में हम लोग बात करते हैं ना, सोलर सिस्टम में बहुत सारे तारे और उपग्रह, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जो कि, या एक फोर्स कोई ऐसा है जो कि सब चीजों को अपनी जगह बांधे हुए है। इसी तरह सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग सोसाइटी होती हैं, जाति के आधार पर होती हैं, स्कूल के आधार पर होती हैं, देश के आधार पर होती हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहलाती है, अलग अलग नाम है सोसाइटी के भी। उसके अंदर पर्सनल एक परमानेंट वर्किंग पैटर्न्स होते हैं, उनका एक कल्चर होता है, उनका बिहेवियर का ढंग होता है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है उसकी कि वो कंट्रोल भी करता है उसको, और उसमें फ्रीडम भी देता है एक बैलेंस्ड फॉर्म में। यही कारण है कि जब आप आदर्शवाद और नेचुरलिज्म और रियलिज्म पढ़ लेते हैं, तो फिर जब जॉन डीवी का टाइम आता है, जो कि फिलोसफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे, प्रैग्मेटिक्स, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म की बात बताई थी, तो उन्होंने ही कहा था, रूसो ने तो कहा था कि प्रकृति में शिक्षा दो। उस समय थोड़ा सा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई थी, लेकिन ये जॉन डीवी का कहना था कि एजुकेशन हैज टू पोल्स। उसने, हम लोग क्या टू पोल की बात करते हैं, टीचर और स्टूडेंट, है ना, हम लोग टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं। और जॉन डीवी ने क्या कहा था कि एजुकेशन, शिक्षा के दो पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं। एक है इंडिविजुअल एबिलिटी, कि क्या व्यक्ति की अपनी योग्यता है, और दूसरा है उसको कैसा सोशल एनवायरनमेंट मिला है। ये दोनों चीजें मिलकर एजुकेशन का डेवलपमेंट करती हैं। और उसने फिर प्रैग्मेटिक फिलॉसफी दी थी, और उसके आधार पर शिक्षा की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जो इस जीवन को सफल बनाए, उस आधार पर पूरी फिलॉसफी अपनी की थी। क्योंकि उसने कहा था कि ये दो पोल होते हैं। इतनी सारी चीजों को अगर आप अलग अलग लिखें, जिसको हमने माइंड मैप की बात कही थी कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, तो एक चीज निकल के सोसाइटी से मिल जाती है, क्योंकि सोसाइटी में सोशल प्रोसेस होता है एजुकेशन का। एजुकेशन इज कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, सोसाइटी का प्रोसेस भी डायनेमिक होता है। एजुकेशन में हम इंडिविजुअल के बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं और किस जगह के लिए करते हैं? उस इंडिविजुअल के बिहेवियर का डेवलपमेंट या उसके अंदर चेंज या मॉडिफिकेशन जो करते हैं, वो सोसाइटी के लायक बने या सोसाइटी में रहने प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सके, इसलिए वो एजुकेशन दी जाती है। तो फिर सोसाइटी से मिल जाते हैं जाकर। सोसाइटी को अगर हम देखें खाली उसका कॉन्सेप्ट लेके चलें, तो हम ये पाते हैं कि वो वेब है, उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, वर्किंग पैटर्न्स हैं, कल्चर है, ह्यूमन बिहेवियर है, और इन सारी चीजों का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? एजुकेशन के द्वारा। और एजुकेशन के जो दो पोल्स हैं वो है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग,
उसकी एबिलिटी और सोशल एनवायरनमेंट। यही तो कारण है कि हम लोग डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट तरह की शिक्षा की कामना करते हैं। यही कारण है कि रूरल एटमॉस्फेयर में जो पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन रूरल एटमॉस्फेयर में जो पढ़ रहे हैं, जो कानपुर में पढ़ रहे हैं और जो मेट्रो में पढ़ रहे हैं, मेट्रो सिटीज में, तो उन अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट होने के कारण, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से एक्सपोजर होने के कारण जो एजुकेशन का प्रोडक्ट बन के तैयार होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के रूप में, वो डिफरेंट होता है। वरना जो शिक्षा हमें अगर एबीसीडी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वही मेट्रो में पढ़ाया जा रहा है और वही यूएस में पढ़ाया जा रहा है, तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है उस सोशल एनवायरनमेंट से जिसमें वो एजुकेशन दी जाती है। अब अगर ऐसे देखिए तो दोनों वाइस वर्सा चीजें हैं। एजुकेशन टूल है सोसाइटी को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, और जो उस सोसाइटी का कल्चर है, जो उसका हेरिटेज है, उसको कंजर्व करने के लिए और उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए। इसके बदले में उलट के आप सोसाइटी की तरफ से चल जाए तो सोसाइटी ही वो जगह है जहां पर फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, जिसमें रहकर किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर डेवलपमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पॉसिबल है, जिससे कि वो सोसाइटी का एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सके। अगर ऐसा नहीं होता तो एजुकेशन, सोसाइटी में एजुकेशन का संविधान ना किया गया होता, या फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन की या सोसाइटी की एनवायरनमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस ना होती, तो डेवलपमेंट तो जंगल में जो बच्चा छूट गया था, जिस जंगल बॉय मोगली, उसका भी हो गया था। लेकिन क्या उसने भी तो एजुकेशन तो उसको मिली गई थी अपनी जीविका के लिए, लेकिन वो बन के तो एक एनिमल ही हो पाया था ना, क्योंकि एनिमल्स में या जंगल में एक कम्युनिटी वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर इस तरह से देखें तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में एजुकेशन और सोशियोलॉजी को, अब आप उसको कैसे भी कह लीजिए, एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, या अंतर्निहित है, या एक दूसरे से रेसिप्रोकल है रिलेशनशिप, या आप इसको किसी भी तरह से, लेकिन ये सारी चीजें आप एजुकेशन की तरफ से चलिए तो सीधे सोशियोलॉजी में जाएंगी, और सोशियोलॉजी की तरफ से चलिए तो एजुकेशन में जाएंगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा अगर और थोड़ा चिंतन करें, और हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हों, ए लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर कि जहां पर एजुकेशन और सोसाइटी मिलते हुए दिखाई देंगे, जिनमें आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप ही नहीं है, हो सकता है अगर हम बताने लगे या आप सोचने लगे तो आपको लगेगा कि बिना सोसाइटी के एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, और बिना एजुकेशन के सोसाइटी का मूवमेंट, सोसाइटी में चेंज पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? हेलो, यस मैम। हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल, यू कैन टेल ऑन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम है, अगर हम इतना भी बोलेंगे 6 चीजों के लिए, तो वो हमारा 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा जो भी है वो हो जाएगा। दैट इज वाई हमने इसको पॉइंट्स में लिख के रखा। हो सकता है आपके पास भी और सारे पॉइंट्स हों, तो हमारी बात से इसमें आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम आपसे ये कहें, ये कोई होमवर्क की बात नहीं है, ये जस्ट टू थिंक, हम आपको एक चीज सोचने के लिए देते हैं, क्योंकि आप खोज करने वाले लोग हैं वैसे, तो आपके एक माइंड मेकअप करने के लिए कि अब हम इसमें खोज क्या करेंगे, सोसाइटी और एजुकेशन के इस रिलेशनशिप में आपकी खोज क्या है। आप एक ऐसा, हमने तो लिख के बनाया है, आप किसी समय आपका मन हो तो आप बैठिए और एजुकेशन के सारे पॉइंट की सोशल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, और सोशियोलॉजी के भी सारे पॉइंट्स लिखते जाइए। और फिर जो हम लोग मिक्स एंड मैच की एक बच्चों को नहीं एक्सरसाइज कराते हैं, इधर से लाइन ले जाओ, इधर मिलाओ, उधर से लाइन ले जाओ, है ना, तो आप ये देखिए बैठ के कि कितनी पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं। आप ये पाएंगे कि अगर आप इस तरह का कोई मैप या डायग्राम बनाएं इस कॉन्सेप्ट को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, तो यू विल गेट इट कि सारे पॉइंट्स इधर से उधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वही ये प्रूफ करेंगे। और अगर कहीं कोई गैप है सोशियोलॉजी और एजुकेशन के संबंधों के बीच में, तो वो भी आपकी नजर जाएगी सोचने के बाद कि जो ये गैप है इसमें क्या होता है, या इनमें इतने फैक्टर्स में कौन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न पैदा करे कि सोसाइटी और एजुकेशन के बीच का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि
ठीक है। अच्छा, कुछ और कोई बोलना चाहता है? मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। कुछ बोलना चाहें तो अवश्य बोलें। अच्छा। जी मैम, एक बताओ क्वेश्चन बेटा। था। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। जैसे जैसे हमारा विद्यालय, हम्म। कहते हैं ना, विद्यालय और समाज जो संस्थाएं हैं, मतलब हाँ विद्यालय जो सामाजिक संस्था है एक, तो हाँ जिसमें हमें जो समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक सारी चीजें बताई जा हाँ रही हैं, हाँ तो ऐसा क्या सर मैम फैक्टर है कि जो जो विद्यार्थी मतलब माध्यमिक स्तर के बच्चों में वो सोशल स्किल हम्म। डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमारी शिक्षा हाँ पद्धति में भी कमियां हैं? जैसे पहले हाँ। होती थी कि जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर हम्म। प्रदेश में सारे उस हाँ समय बच्चों के कॉग्निटिव में मतलब सोशली झलकता था, मगर आज के बच्चों में हाँ वैसा हाँ। देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं। तो हाँ तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं मैम? हाँ, हम बताएं, बिल्कुल सही है। मतलब आपका दिमाग सही है, और जनरली जब हम लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस बोलते हैं, अरे आज के एजुकेशन सिस्टम की ये प्रॉब्लम है। बट कभी ये चिंतन नहीं करते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या, जब एजुकेशन है और न्यू एजुकेशन। देखिए, बात ये है कि अभी भी जो एजुकेशन में, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी हो इस समय, है ना, और इसके पहले भी बन चुकी है 86, 92 और 2090 या 2020, वॉट एवर इट इज, कई बार ये बातें हुई हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो विद्यालय है वो समाज की एक लघु इकाई है, जी और मैम। हम जो विद्यालय में शिक्षा देते हैं वो उस समाज में जाकर एक अच्छे जन संसाधन या एक अच्छे नागरिक की तरह उसको तैयार होना चाहिए, है ना? जी जी यही जी तो आप जी कहना चाह रहे हैं। जी लेकिन जी वो हमें दिखाई नहीं देता, एक हमें मिसिंग लिंक दिखाई देता है बीच में, जी मैम। एक खाई दिखाई देती है कि जो हम पढ़ते हैं और जो बाहर समाज में होता है ना, और जी उससे जी फिर कंफ्यूजन होता है, बचपन से शुरू हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीजों में। देखिए उसका कारण क्या है। अगर हम, ये बहुत फाइन बैलेंस है। अब आप सोच के देखिए, हम एजुकेशन का जो बेस है, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं तो अपना संविधान लेके चलते हैं, समझ रहे हैं? जी मैम। राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं तो हम लोग राजनीति शास्त्र का जो असली मतलब है, राज्य चलाने की नीति, जी हम लोग उसकी बात करते हैं कि हाउ टू गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जी हम लोग राजनीति का क्या मतलब निकालते हैं? जो जातिगत राजनीति है, जो वोट की राजनीति है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जी हम जी जी डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करते हैं, और डेमोक्रेसी बचपन से सोशल साइंस में पढ़ाते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन जब उस डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस की बात आती है, उस कॉलेज में, उस स्कूल में, छोटी छोटी बातों में डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस केवल वोट देने के टाइम नहीं होती है, कि आप इस उम्र में समझ लीजिए, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, हमारी बात को सुना जाए, हमें अगर यदि कोई चीज समझानी है तो डेमोक्रेटिक वे में समझाया जाए। मेरे लिए अगर कोई चुनाव आपको करना है तो एक घर से लेकर बाहर तक एक सेटअप होना चाहिए कि जिसके लिए चुनाव किया जा रहा है, यदि हम बच्चे को ध्यान में रखकर करिकुलम चुन रहे हैं या हम बच्चे को ध्यान में रखकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो बच्चा ही हमारा एक स्टेक होल्डर है, तो हम उसका भी ध्यान रखें, और अगर यदि इस लायक है तो उससे भी उसका मत लें। लेकिन कहीं भी ऐसा होता है घर से बाहर तक बच्चों के लिए सारे जितने क्यूरिकुलम बनते हैं, कहीं नहीं जितनी होता नीतियां मैम। बनती हैं, वो हमेशा बनाते कौन है? बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठ के। क्या कभी उन्होंने उस जगह जाके देखा है? जब डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा स्कूल में ही नहीं होता, किसी बच्चे को अपनी बात बोलने का अधिकार है? नहीं है। उसको ये कहा जाता है कि बस नो मैम, नो। ऑथोरिटेरियन कि ये हो रहा है। कभी किसी ने ये पूछा, अगर आप बहुत बड़ी बात नहीं लीजिए, आप कभी किसी ने ये पूछा कि अचानक से हम 2 साल, 1 साल का कोर्स 2 साल का कर देते हैं, 2 साल का सेमेस्टर में कर देते हैं, लिटरेचर आया नहीं आया, करिकुलम डेवलप हुआ या नहीं हुआ, हम ऐसा एग्जाम लेते हैं, हम वैसा एग्जाम लेते हैं, 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम ऑफलाइन हो गए, पढ़ने वाले रह गए और बिना पढ़ने वाले निकल गए। कभी ये सोचा है कि उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी?
ये बात कभी किसी ने ध्यान दिया है? हम लोग सिर्फ ये सोच सोच के खुश है कि पैंडेमिक में हम लोगों ने साहब ऑनलाइन बड़ी पढ़ाई कर ली। 80% जनता के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ इतने बच्चों ने पढ़ा, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो क्या आप सोचते हैं इनके कॉन्सेप्ट में भी डेमोक्रेसी कहीं आ रही है? क्योंकि जिनके लिए जो काम किया जा रहा है उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। आर्थिक उठा के देख लीजिए इसी तरह से कि जिनको हम आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, एजुकेशन प्रोसेस जिनके लिए बनाते हैं, क्या हम उनके साथ उतना सिंसियरली वही काम करते हैं? नहीं, हम सिर्फ क्यूरिकुलम पूरा करते हैं। यही कारण है कि कथनी और करनी में जो पॉलिसीज बनती हैं उनमें, क्योंकि हर जगह हर एरिया में आप जब जाएंगे, ये तो एजुकेशन है और समाज की बात आ गई, अभी आप एजुकेशन और पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम मान लीजिए थोड़ा कम समझ के पढ़ा पा रहे हैं, और कोई बड़ा विद्वान हो और वो आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाए, हम कहते हैं जो भी ठीक समझे। मेरी हो सकता है किसी चीज में हो, एजुकेशन के मामले में थोड़ी पहुंच अच्छी हो सकती है, लेकिन हो सकता है हम पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ना समझ पाते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में हम ना समझ पाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी इस पे लेक्चर दे और ये बताए कि हमारी पॉलिटिक्स एजुकेशन के उद्देश्यों को पूरा करने में कहां तक सक्षम है। क्योंकि जो ये राजनीति हम कर रहे हैं राज्य चलाने के लिए, वो राज्य की जनरेशन ही के लिए तो कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हम एजुकेशन में जो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं या एजुकेशन में जो सोशल वो वैसी होती है जैसा कि आगे पॉलिटिक्स होनी है। पढ़ाते हम कुछ और है और बाहर जाके बच्चे को मिलता कुछ और सीन है। यही कारण है कि हमारा यंगस्टर, हम हमेशा अभी तक मेरी इस उम्र तक अपने 2 बच्चे और जितने बच्चे और मेरे संपर्क में आए हैं या हमसे छोटे, मेरा ये मानना है कि गलती कभी छोटों से नहीं होती है। ये मेरा अंदर का मानना है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने कभी किसी स्टूडेंट को कभी ये डांटती नहीं हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि गलती हमेशा बड़ों से होती है, छोटे तो सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके सामने जो टीचर रखता है, जो हम चीज पिक्चर रखते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं जितना उनकी अकल है। लेकिन हम कितने अच्छे से वो पिक्चर रख पा रहे हैं या कितनी असलियत है उस पिक्चर में, ये हम नहीं कर पाते हैं। एग्रीड? जी मैम। मतलब हमने आपसे कहा था ना ये चर्चा का विषय है, इससे हमें सिर्फ चर्चा भी नहीं करनी है, इससे हमें अपने कॉन्सेप्ट्स, और देखिए रास्ता हम ही आपको निकालना है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमको ऊपर से ऑर्डर मिल रहे हैं पढ़ाने के, या हम जो मेरा धर्म है इस समय वो हम कर रहे हैं, और जो आपका धर्म है वो आप कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर। अब हमें देखना क्या है कि ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद और फिर इनकी रियल सेंस में क्या है वो देखने के बाद फिर हम, चूंकि अगर समझदार हैं, हमें अगर सही चीज मालूम है कि सही सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है और इस समय सोशियोलॉजी का ये फॉर्मेट चल रहा है, तो कम से कम हमें सही चीज मालूम होगी, हम उसके बीच में एक बैलेंस बना पाएंगे। हम मानते हैं कि हम पूरा पॉलिटिक्स नहीं बदल देंगे जो आज पॉलिटिक्स का मतलब है, लेकिन अगर हमें सही पॉलिटिक्स का मतलब मालूम है तो अपने स्तर पर तो मेरी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन सही रहेगी। मेरी बात समझे आप लोग? इसको अपने स्तर पे तो हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन या सोशियोलॉजी की डेफिनेशन सही रख पाएंगे। और सोचिए ऐसा ही हर एजुकेटेड आदमी, हर रिसर्च स्कॉलर, हर वुड बी टीचर, भाई जनता तो आप ही की ज्यादा है, टीचर तो अभी भी कम है, निकल रहा है ढेर बीएड, एमएड, रिसर्च स्कॉलर, क्योंकि सबसे युवा कंट्री है भारत, सबसे ज्यादा जनता यहाँ की युवा है। तो अगर आपके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट घर कर गए और आपने अपने स्तर पे 100 में से 10% और 2% भी कर पाया सही मीनिंग में उसका प्रयोग अपनी जीने के साथ साथ, तो समझिए संसार का चित्र बदल जाएगा। जब पेंडेमिक के बाद नहीं यूक्रेन और रूस समझ पाए, जब पेंडेमिक के बाद इतनी बड़ी सीख के बाद भी रूस और यूक्रेन जैसे लोग लड़े हुए हैं, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो बहुत अदना से व्यक्तित्व में हैं कि किस चीज की ये लड़ाई चल रही है। अभी तो सब शांत पड़े थे, अभी तो ही वातावरण साफ हुआ था, सुन रहे थे हिमालय दिखाई दे रहा है, और अभी ही फिर इतना दंगा फसाद चालू हो गया। तो जब आदमी सीख लेना ही नहीं चाहता है, उसके अपने टारगेट्स ही फर्क है, तो बात वहां जाती है। अब इसमें हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को एक अपने कॉन्सेप्ट को सही रखते हुए प्रैक्टिकल जीवन में एक रास्ता निकालना है, और प्लस जो हमसे पीछे आ रहे हैं उनको भी
थोड़ी थोड़ी सही राह दिखाते जाना है। एजुकेशन और पॉलिटिक्स, जैसा कि हमने बताया कि जो पॉलिटिक्स का जो केंद्र है, केंद्र में जिसको सेंटर ऑफ थॉट्स कहते हैं, केंद्रीय विचार, वो सिर्फ क्या है, राज्य चलाने की नीति, कंट्री को और कंट्री की गवर्नेंस को चलाने के लिए राजनीति बनती है राज्य को, जैसे हमारा संविधान है कि ये देश किन नियम कायदों के आधार पर चलाया जाए, उसी के आधार पर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और साथ में उनके राइट्स हो। ये सेंटर ऑफ थॉट होता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का होना चाहिए, सिर्फ कंट्री और उसकी गवर्नेंस। और इधर हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन इज अ पोटेंशियल टूल ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ नेशन। कैसे? क्योंकि वही तो यहाँ के इंडिविजुअल को, जो पॉलिटिशियन बनेगा या जो पॉलिटिक्स करेगा, यानी जो पॉलिटिक्स करने का मतलब क्या होता है, राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स करने का मतलब जो पॉलिसीज बनाएगा और उनकी नीति को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको डेवलप करने का और इस देश को बनाए रखने का जिस तरह का संविधान है, टूल क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है एजुकेशन। तो सच पूछिए कि अगर मेरी एजुकेशन की में डेमोक्रेसी समाई हुई है, वहां पर कोई कास्ट एंड क्रीड की बात नहीं है, वहां कोई जातिगत पॉलिटिक्स नहीं है, तो बच्चे तो कच्चा साधन होते हैं। बिल्कुल, अगर हमने कॉलेज में उस चीज को नहीं रखा, हमने स्कूलों के लेवल पे वो चीज नहीं रखी, किसी तरह का भेदभाव, और अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने उनको समता दी, समानता दी, और वो भी सही फॉर्मेट में, किसी जाति और उसके आधार पर नहीं, अवसरों की समानता। शब्दों को समझने की बात है यहाँ पर, हम शब्दों को घुमा नहीं सकते। जब हमारे अपने डेवलपमेंट की बात आती है तो जो इस समय की राजनीति है वो शब्दों को घुमाकर इंटरप्रेट करती है। अगर एज इट इज शब्द पढ़े जाएं संविधान के, तो अवसरों की समानता की जरूरत है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, उन तक शिक्षा पहुंचाने की बात है। ये किसी ने नहीं कहा कि फला जाति के लिए ही ये शिक्षा होनी चाहिए या फला जाति के लिए नहीं होनी चाहिए। ये तो वर्ण व्यवस्था में था कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है, उसको तो हम लोगों ने उखाड़ फेंका। तो अब ये क्यों चीज आ जाती है एजुकेशन के क्षेत्र में, क्यों पॉलिटिक्स आ जाती है? पढ़ाते समय आप पॉलिटिक्स मत करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये समय का पहिया है। आज हमने की है कोई चीज, मिल गई है हमें एक्स्ट्रा, मान लीजिए एक विजुलाइज करिए कि एक हमारा रिसोर्स एक 100% है, तो अगर आज एक कोई जाति ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर समूह ले लीजिए, जाति का नाम मत लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो थोड़ा गलत सेंस हो जाता है। हम सिर्फ कहते हैं एक किसी पर्टिकुलर समूह को ले लीजिए, 100% कोई चीज है, आज किसी ने उससे 50 ले लिया, तो बाकी जितने लोग हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बटी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिनमें थोड़ा थोड़ा बटी है, धीरे धीरे ये समय का पहिया घूमेगा और कल उनके पास वो 50 होगी और दूसरे के पास 10 रह जाएगी? क्योंकि चीज उतनी ही है, रिसोर्स उतना ही है, आप समझ लीजिए। तो एजुकेशन जो कि एक पोटेंशियल टूल है, उसका मतलब यही होना चाहिए कि उसको सिर्फ नेशन बनाने के लिए सही राजनीति का मतलब और सही पॉलिटिशियन का मतलब मालूम होना चाहिए। तो अगर एजुकेशन और पॉलिटिक्स को हम जोड़ के रखें, अभी हम पॉलिटिक्स जो सुनते हैं जिस फॉर्मेट में हम और आप, उससे एजुकेशन का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसको आप मान लें, इसको आप मान लें। हम लोग जो बात करते हैं बैठकर चीजों की, वो पॉलिटिक्स नहीं है कि किस पार्टी का एजेंडा क्या है, किस पार्टी का समीकरण क्या है, इसको पॉलिटिक्स नहीं हम कहते हैं। पॉलिटिक्स हम कहते हैं जिसके सेंटर में सिर्फ देश और देश को चलाने की का तरीका, सरकार और सरकार का देश चलाने का तरीका, कंट्री एंड इट्स गवर्नेंस, दो चीजें होती हैं। पॉलिटिक्स जो है वो अंडरस्टैंड करती है और इवैल्यूएट करती है किसको, इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। एट ए टाइम वो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी महत्व देती है। अगर शिक्षा की बात आप करेंगे तो पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल की भी है महत्व और जितना समाज का महत्व है, और दोनों को किस रेफरेंस में समझती है, कंट्री के रेफरेंस में। राजनीति में जितनी भी बात की जाएगी, राजनीति से आप लोग को क्या चीज समझ में आती है, पहले तो हमें यही बताइए, जरा सा एक हिंट दीजिए कोई जन कि पॉलिटिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, तब उसको बात को उठाने में हमें आसानी रहेगी। कोई बताएगा? यस मैम,
मैम जो हाँ, बताएं। मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें बर्गेनथाउ ने बोला है कि जो आजकल की राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति है। जो भी देश शक्ति जो भी किसके संघर्ष लिए? आजकल हो रहे हैं शक्ति के लिए संघर्ष पावर की। पावर के लिए। जी जी जी। और हाँ। इसके जो मैकियावेली ने इसके बाद बोला था कि जो राजनीति है बस सत्ता पाने रखने और उसको कंटिन्यूएशन के लिए आगे बनाए रखने के लिए जो संघर्ष होता है उसके लिए है। हाँ ठीक है, ये है बिल्कुल, ये जो मॉडर्न राजनीति है। Yes, लेकिन वैसे अगर आप पॉलिटिक्स को देखिए मॉडर्न फॉर्मेट में भी, तो सत्ता को बनाए रखने के लिए, तो सत्ता किसकी बननी चाहिए इसमें? किसकी सत्ता? कभी किसी ने ये, जिन्होंने भी ये डेफिनेशन बोली, आप हमें आवाज नहीं आई ठीक से, जनता उन्होंने की। कहीं अपनी डेफिनेशन, हाँ मैकियावेली, कहीं उन्होंने सत्ता क्या होती है, सत्ता किसको कहेंगे, इस चीज को इंटरप्रेट किया? नहीं ना? नहीं मैम। या किया होगा जिन्होंने उसको ठीक से पूरा पढ़ा होगा। हम आपसे कहते हैं कि जो ये मैकियावेली की डेफिनेशन बताई है, इसमें सत्ता से क्या मतलब है, सत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें सत्ता का क्या मतलब है, बस इतना सा बता दीजिए तो सारी प्रॉब्लम खुल जाएगी। यहां पर हर आदमी के दिमाग में एक चीज होगी, ऐसा नहीं है कि कोई गलत और सही है, इसमें सिर्फ अपनी अपनी हम लोग की समझ की बात है, और हम भी आप भी नहीं, जो पॉलिटिक्स में है एक्टिव उनकी समझ की बात है। हम आप तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो एजुकेशन के पोटेंशियल टूल को यूज कर रहे हैं इस समय। हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस सत्ता को बनाए रखने की बात की गई है, उसका संघर्ष की राजनीति कही गई है, तो सत्ता हम कह रहे हैं अपनी सरकार को, अपनी गवर्निंग बॉडी को, है ना? Yes, ma'am. उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि हमारी सत्ता है ना, फर्क आ गया। हमने बना ली, आज हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो गए तो हमने अपनी सत्ता मान ली। नहीं, सत्ता सिर्फ राज्य की होती है, सत्ता सिर्फ भारत देश की है, मोदी की सत्ता नहीं है, किसी की सत्ता नहीं है। हाँ, उस सत्ता को बनाए रखने के लिए और उसको सही से चलाने के लिए, जिसमें कि उस सत्ता का मतलब तो ये है कि वो अंडरस्टैंड करता है, इवैल्यूएट इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। वो इंडिविजुअल किस जगह का, कौन सी पार्टी का है, इससे मतलब नहीं है, और वो समाज किसका है, इससे भी मतलब नहीं है। उन्होंने, मैकियावेली ने कहा सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना है। अगर उस सत्ता के ऊपर कोई चीज आड़े आ रही है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो हम संघर्ष करें तो समझ में आता है। लेकिन हम यहाँ पे भारत के लिए कहाँ संघर्ष करते हैं? हमारा तो संघर्ष पर्सनल शुरू हो जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स को हम कहाँ समझते हैं, राजनीति को हमने राज्य चलाने की नीति कहाँ रखा, राजनीति को हमने घर की खेती बना लिया है कि हम कैसे करेंगे। यही तो फर्क है। हाँ, एजुकेशन इज अ पोटेंशियल टूल ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ नेशन। ये शिक्षा है जो इन शब्दों के अर्थ को सही से समझाएगी। हमने कल भी आपसे कहा था, ह्यूमन साइंसेज आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन साइंस। जब हमने साइंस ली थी 9th में, तो सुनते थे कि जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, पहला बैच था उन्नाव में, तो वो लोग सब साइंस लेते हैं। तो मैं संस्कृत की क्लास में बैठी थी, ईश्वर की दया से जब मैं गई थी तो सब टीचर्स चाह रही थी कि मेरे में आए। उन्नाव छोटी सी जगह है, वहां पे स्कूल में पढ़ते थे, टॉपर थे, तो उन्होंने कहा है। तो हम संस्कृत के क्लास में बैठे और हमें संस्कृत अच्छी लगी, आप यकीन नहीं मानेंगी। और जब हम बाहर निकले तो सब दोस्तों में जो मेरी अच्छी अच्छी दोस्तें थी, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 5 लड़कियां, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो साइंस लेंगे, क्योंकि साइंस का पहला बैच खुल रहा था। तो हमें बड़ी हेठी लगी ये सोच के कि जो होशियार होते हैं वो साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का विकास उतना ही हुआ था तब तक हमारे। लेकिन आज हम ये समझ सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी ज्यादा था, और सोशल साइंस होशियार लोग नहीं पढ़ते हैं। साइंस तो फिर भी 2 + 2 4 कर लेता है, लेकिन ह्यूमन साइंसेज में 2 + 2 0 भी हो सकता है, +2 -2, 2 + 2 22 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, और 1 2 का 1 निकल के भाग गया तो 2 + 1 3 भी हो सकता है। हो सकता है। ये सोशल साइंसेज है, इसमें चाहिए इंटरप्रेट वर्ड्स का। तो सत्ता, बिल्कुल सही बात है, सत्ता को चलाने के लिए जो भी कार्य किया जाए, जो भी संघर्ष किया जाए, वो राजनीति होता है। लेकिन वो सत्ता हमारी नहीं है। सत्ता एक ही परम सत्ता है डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो है देश की। उस देश में मेरा स्व नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी का नहीं है। ये देश यहाँ पे रहने वाले लोगों का है, और यहाँ रहने वाले लोग अगर 125 तरीके के हैं, तो 125 लोग इंडिविजुअली भी उसके मेंबर हैं,
और उनकी अलग अलग 125 में अगर 25 कम्युनिटी बनी हुई है वो भी उसकी मेंबर हैं। तो सबके डेवलपमेंट के लिए ही सोच सकते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टास्क है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। और उस टास्क को पूरा सिर्फ एक चीज कर सकती है, रियल टाइप ऑफ एजुकेशन। सिर्फ BA MA MSc और नहीं, साइंटिस्ट चाहिए, रियल का चाहिए, रिसर्च करके आए, सोशोलॉजिस्ट चाहिए, सही का चाहिए, टीचर चाहिए, सही का चाहिए। और सही का कैसे? टीचर आप बन भी जाएं, हम तो कहते हैं हमें नहीं बनना तो, और हम बन गए तो भी आप टीचर का एटीट्यूड डेवलप करिए। हर चीज के विषय में चिंतन करना, आप थोड़ा पढ़िए और थोड़ा पढ़ाइए, लेकिन हर चीज को ठीक से समझ के और ठीक से समझाइए। तो पॉलिटिक्स का जो रियल सेंस है उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही सही है। तभी हम अपने राज्य की सत्ता, राज्य संघ की सत्ता, संघ है भारत संघ, संघ की सत्ता को बनाए रख सकते हैं। नेशन बिल्ड्स विद गुड सिटीजंस, एजुकेशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गुड सिटीजंस। सिंपल सी बात है, हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य ही है अच्छे नागरिकों का निर्माण। पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिसीज टू रन अ नेशन। स्टेट इज अ फॉर्मल एजेंट ऑफ एजुकेशन। चूंकि पॉलिटिक्स का मतलब है देश को चलाना, इसीलिए देश और देश के अंदर स्टेट्स एक फॉर्मल एजेंट है, महत्वपूर्ण एजेंट है एजुकेशन के। मैम तभी तो और अपना देश कहीं ना कहीं- बर्बाद हो रहा है। हाँ बेटा, आप कह रही मैम जो मतलब एजुकेशनिस्ट को देश चलाना चाहिए, तो आज के मतलब परिप्रेक्ष्य में तो कोई एजुकेशनिस्ट है ही नहीं, और जो सत्ता चला रहे हैं वो भी वो एजुकेशनिस्ट नहीं है। नहीं, हम बताएंगे, डोंट बी डिसहार्टेन, हम बताएंगे आपको। देखिए, हम लोग दिमाग का खाते हैं, ये ध्यान रखिए, दिमाग का और सही समझ का खाता है एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। एजुकेशनिस्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बहुत पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, 10 सब्जेक्ट्स में MA MSc हो या ना हो। पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिसीज चलाना, नेशन को चलाने के लिए पॉलिसीज। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, स्टेट इज अ फॉर्मल एजेंट ऑफ एजुकेशन। अगर कंट्री या स्टेट वो एक ही चीज है, मतलब जो चलाने वाली सत्ता है वो एक फॉर्मल एजेंट जो कि एजुकेशन है उसका सही से व्यवस्था कर पाती है, क्योंकि वही इकलौता टूल है हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए और डेवलप करने के लिए नेशन को। तो एजुकेशनिस्ट को करना क्या है? एजुकेशनिस्ट को इन सब चीजों के सही मतलब बताने हैं। जो बुक्स लिखी जाए, जब छोटे से पढ़ाई जाए सिविक्स बच्चों को, जब छोटे से हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो सही बात बताई जाए उनको। सिर्फ इतना सा काम करना है। जब हम किताबें और क्यूरिकुलम बनाने में भी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं तब हमारी नस्ल बिगड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो लोग बनाते हैं बैठकर, कहीं पे भी एक्सपर्ट्स की कमेटी ये सब चीजें बनाती हैं, क्योंकि राज्य का एक तो सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि हमारा देश या हमारा स्टेट सारी एजुकेशन का काम कर नहीं पा रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा है इतनी सारी जनता को, तो वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। नेचुरली जब प्राइवेट हाथ में एजुकेशन जाती है तो बुराई कुछ नहीं है, वो लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन तो एक बिजनेस हो जाती है ना, और एजुकेशनल बदल जाती है टोटल कमोडिटी में। एजुकेशन इज अ कमोडिटी इस समय, जैसे और सब चीजें हम लोग खरीदते हैं वैसे ही हमें एजुकेशन खरीदनी पड़ती है। लेकिन खरीदी हुई चीज में कितना परसेंटेज, 10% हमें माल मिलेगा कि 90% मिलेगा कि 70%, ये हमें नहीं मालूम होता है। तो जो प्राइवेट हाथ में जब ज्यादा जाती है और स्टेट का हाथ मिनिमम रह जाता है, तो फिर हम एजुकेशन पे, मेरा बस नहीं रह सकता है कि जिसको हम फॉर्मल एजेंट माने, फिर वो जैसी एजुकेशन चाहता है वैसी एजुकेशन देता है। या तो फिर अच्छी एजुकेशन मिलती है तो वो इतनी महंगी होती है कि जन जन तक वो एजुकेशन पहुंच नहीं पाती है। ये बहुत बड़ी वो है, उसको क्या कहते हैं, विडंबना वर्ड सुनते हैं ना, बड़ा एक अजीब सी चीज है कि देश को बनाने के लिए एजुकेशन है और देश जो है एजुकेशन का प्रबंध करेगा जैसी एजुकेशन वो चाहेगा, लेकिन हमारा देश या स्टेट जो है वो इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो सबके एजुकेशन की प्रबंध कर सके। बाहर के कंट्रीज में स्टार्ट क्यों एजुकेशन, शुरू में वहां पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, एक लिमिट तक बिल्कुल फ्री है, वो जैसा चाहता है। जो हमारे यहाँ भी तो फ्री है मैम, यहाँ कंटेंट हमारे यहाँ फ्री है।
मैम थोड़ा सा हमें ये समझ में हमारा- आया था, आपने कहा यहाँ हमारे यहाँ कंट्री में एजुकेशन फ्री है, तो मैम जैसे जो हमारी जो पॉलिसीज बनती हैं तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग बनती है या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग बनते हैं? तो हमने कहीं देखा है कि जैसे देखते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो पैसा वसूला जाता है, शिक्षा, आपने मैम कहा था कि शिक्षा बेची जाती है, वहां बेचा जाता है मैम, तो क्या हमारी बिल्कुल। पॉलिसी उस प्राइवेट सेक्टर को बंद नहीं करा सकते मैम, को अंकुश नहीं लगा सकते उस पर? तो क्या वो बेटा, बंद मतलब कैसे पॉलिसी कराएंगे? पॉलिसी वहां मैम नहीं। क्या वहां लागू नहीं होती है? अभी हमारे मतलब पॉलिसी में ये भी तो है 25, हाँ, नहीं होती है, बिल्कुल तो सरकार क्या agree, कर रही है मैम? नहीं तो होती है। फिर यहाँ हाँ, पे मैम। सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। हाँ, दे रही नहीं है, बिल्कुल दे मैम, रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे रही है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप गौर करो तो सरकार बंद करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है, लेकिन अगर सरकार बल पे बंद कराएगी तो क्या सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उस हाँ, मेधा को वो बर्बाद ना होने दे? अगर वो देखे तो मेधा तो बिल्कुल। जो है बचा रही है, प्राइवेट सेक्टर ही तो बचा रहा है, नहीं वो मेधा बर्बाद जाएगी। हाँ, और बिल्कुल दूसरी चीज, नहीं है ये सक्षम, ये बहुत खर्च ऐसा करने लगी ऐसा है कुछ नहीं एजुकेशन। है कि मेधा वहीं बचेगी जहाँ मतलब जहाँ पैसे लगते हैं। नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेधा जहां बचेगी वहां समझ। दिक्कत ये है कि अभी हम मान लीजिए हम रॉकेट बनाने में सक्षम नहीं है, तो कोई बना रहा है, अगर वो कर रहा है भले वो पैसा ले रहा है, लेकिन हम उसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कम से कम बन तो रहा है। फिर जब हम सक्षम हो जाएंगे हम बिल्कुल। उसको हटा देंगे। अभी तो हम सक्षम नहीं है बिल्कुल ना रॉकेट बनाने में। पावक नहीं जी सक्षम है। फिर हम बिल्कुल उसको सही है। फिर गवर्नमेंट उसको ऑक्यूपाई क्यों नहीं करती है जो वो बना रही है? तो हाँ सर, ये ऑक्युपाई नहीं करे, लेकिन अगर आप नई क्यों नहीं शिक्षा करे? नीति में देख, यही तो प्रॉब्लम सुनिए है। सुनिए हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनो सुनो, सर ऑक्युपाई नहीं कर रही है, ये मैं मान रहा हूँ सर, ऑक्युपाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप नई शिक्षा नीति में देखिए तो उसमें इसके ट्रेसेस आपको मिलेंगे कि वो हतोत्साहित करने में लगे हुए हैं प्राइवेट शिक्षा को। क्यों लगे हुए हैं? कि वो धीरे धीरे करेंगे, अभी वो पूरा ऑक्युपाइड करके उसको मैनेज करना सर एक बहुत बड़ा टास्क है। हम बिल्कुल। ऑक्युपाइड सर कर लें मुझे लेकिन हम लग रहा मैनेज है ना कि कर जो पाए। शिक्षा नीति है उसने तो स्पष्ट निर्देश दिया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। हाँ, इसलिए क्योंकि सर आप ये बताइए, एक सुनिए सुनिए, एक आप मैम नहीं, एक चीज आप बस लास्ट देखिए। एक हाँ, चीज ये बताएं। बोलूंगा मैम कि जैसे प्राइवेटाइजेशन को हाँ लोग खराब बोल रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ अभी जो प्राइवेट में टीचर अपॉइंट होता है जो 10,000 12,000 सैलरी पे जो है जाता है, वो सुबह 10 बजे हर हाल में कॉलेज में पहुंच जाता है और शाम को 4 बजे निकलता है और हंसते हुए निकलता है कि हाँ ठीक है हम पूरा टाइम दिए, और जो 10 से 4 पढ़ाता भी है पूरे, जो है चाहे मन से पढ़ाता हो चाहे जबरदस्ती पढ़ाता हो, लेकिन पढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम यही क्या कहने जा वही रहे थे। अरे सेम ये टीचर पावक जब जी, ये कोई लॉजिक नहीं है, आप जिसे बता नहीं रही नहीं, तो उनका पैसा है है। सुनिए सर, है सुनिए, सर, ऐसी बात एक्सक्यूज नहीं है, मी, सबके आप लोग साथ सब आप स्टूडेंट है ना? नहीं नहीं, इट इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन बट इट इज नॉट द पर्सनल। हमारी बात सुनिए, यस मैम, हम इसका यस मैम, जवाब पर्सनल देंगे। नहीं है। हाँ। आप लोग शांत हो जाए, इसको बढ़ाना भी है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, जो भी सज्जन कह रहे थे, हम ये क्यों कहने में दिमाग लगाते? हमने आपसे क्या कहा? अपने हिस्से का 1% सही समझिए। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि सरकार क्यों नहीं बंद करा रही है। जिस जगह सरकार बैठी हुई है, XYZ कोई भी है, जो भी सज्जन ये कह रहे थे, हम उनसे कहते हैं एक घर चलाना 2 बच्चों का मुश्किल है। 125 करोड़ जनता के घर को चलाना बहुत कठिन काम है। इसलिए हम लोग ये कहना बंद करें कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। हम आपसे ये कह रहे हैं, जो दूसरे सज्जन अभी बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं पता चल पा रहे, ना मुझे जरूरत है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप 10 से 4 भी जब हम अपने हिस्से की देखिए कि हम जब 10 से 4 भी अंदर जाते हैं, वही MNCs में और प्राइवेट सेक्टर्स में निचोड़ के निकाल लिए जाते हैं उतने पैसे में। क्या हम उतनी ही सिंसियरली पढ़ाते हैं? जितने लोग BTC के लिए धूम मचा मचा के सारे BTech तक घुस गया उसके अंदर, क्या वो गांव में जाकर उतने अच्छे से पढ़ा रहा है सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी? तब वो 40,000 मिलने लगता है, तब वो आगे की सोचने लगता है, दूसरे धंधे की। नहीं, ऐसे मत कहिए, कहीं ना कहीं हम रह जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। मेरा ना कोई बना सकता है, ये साइंस में विश्वास करिए। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है ऊर्जा का, ना ऊर्जा बनाई जा सकती है ना ऊर्जा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सही से अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने हिस्से के बस काम पे ध्यान दीजिए।
एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नेता, जो जो आप जिंदगी में बनते जाएं, परिवार में जो जो रोल हो या जो जो चीज हो, तो आप उसको उसी तरीके से लें। आइए चलिए, हो गया डिस्कशन, आ गई ना थोड़ी सी गर्मी बात करके। चलिए, डेमोक्रेसी आप जानते हैं, जनतंत्र क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये बहुत पुरानी बात है और बिल्कुल सही बात है। और इसके कुछ एजम्पशंस हैं जो हेंडरसन के अकॉर्डिंग, एजम्पशंस मतलब बेसिक धारणाएं हैं, उसकी मूल अवधारणाएं जिन पे आधारित है ये डेमोक्रेसी, क्योंकि वो ये कहती हैं किसी भी व्यक्ति के मूल और उसका मूल्य, ओरिजिन और वैल्यू, वो अनंत है। डेमोक्रेसी एक इंडिविजुअल को भी उतनी ही तवज्जो देती है जितना कि एक पूरी सोसाइटी को, क्योंकि ये वो मान के चलती है कि मानव व्यक्तित्व अपने में अनंत है, उसकी कैपेसिटी अनंत है, उसका मूल अनंत है, उसकी क्षमताएं अनंत हैं। दूसरा क्या बेसिक अवधारणा है कि इंडिविजुअल कैन मैनेज हिज लाइफ एंड ड्यूटीज, कि हर इंडिविजुअल अपने में अपना जीवन और अपने कर्तव्य निभा सकता है। डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एंड इट्स पर्सनैलिटी। और एजुकेशन जो है, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी और एजुकेशन का मतलब है। डेमोक्रेसी में हमने देखा कि सिर्फ एक चीज आ रही है, एक ह्यूमन बीइंग, वही बनाते हैं लोग, सरकार वही उन्हीं के लिए होती है और उन्हीं के द्वारा होती है। दूसरा ये कि प्रत्येक इंडिविजुअल के व्यक्तित्व की संभावनाएं अनंत हैं। दूसरा ये कि उसको अपना जीवन निर्वाह करने की और अपने कर्तव्य निर्वाह करने की क्षमता या मैनेज करने की क्षमता सब में होती है। और इस क्षमता को कौन बढ़ा सकता है, कौन सही राह दे सकता है? वो है एजुकेशन। क्योंकि एक इंडिविजुअल को डेवलप करना और साथ में उसके एडजस्टमेंट को देखना, वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल ही वेल एडजस्टेड हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल को देखना, एक ऑर्गेनाइजेशन का, और वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अच्छे से एडजस्ट हो, ये सारा काम किसका है? एजुकेशन का। अभी जैसे हम लोग कह रहे थे कि हम लोग के ऊपर सब एजुकेशनिस्ट पे आ जाता है। देखिए, आ तो कुछ नहीं जाता है ना, हमसे किसी ने कहा है कि आप ऐसे करिए, ना आपसे कोई कहेगा कि आप रिसर्च कैसे करिए, नहीं कहेगा। और जब हम पढ़ाने जाते हैं छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, तो भी जिस स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जो भी तनख्वाह मिलती है, हमारे ऊपर होता है कि हम उसमें क्या पढ़ाएं और क्या दें। लेकिन अगर हमने सही सेंस में एजुकेशन को समझा है तो एक जिम्मेदारी देखिए ऑटोमेटिक आ जाती है, आप मानिए अथवा ना मानिए। पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे का फर्क हमेशा रहता है अगर आप रियल सेंस में एजुकेशन है। एजुकेशनिस्ट और कुछ नहीं होता है। एजुकेशनिस्ट वो नहीं है जिसने बहुत किताबें लिखी हैं या जो बहुत अच्छा लेक्चर दे लेता है। एजुकेशनिस्ट सिर्फ वो है जो एजुकेशन के हर पहलू को अच्छे से समझता है और उसका दिमाग एजुकेटेड है, उसको हर कॉन्सेप्ट का क्लियर फोकस है, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप यकीन मानिए। हम आपको उदाहरण और दे सकते हैं इसके अपनी लाइफ से और बाहर के कुछ लोगों की लाइफ से कि अगर रियल सेंस में आप एजुकेटेड हैं तो आपको कभी भी ये शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हमारा दिमाग एजुकेटेड होता है तो वो हमें सोचना सिखा देता है कि दोष हम किसी को नहीं दे सकते हैं, हम अपने लेवल पे संभालेंगे तो चीज ऑटोमेटिक संभलेगी। डेमोक्रेसी एक व्यू पॉइंट है, सिर्फ एक लाइफ स्टाइल है। डेमोक्रेसी क्या आप सोचते हैं सिर्फ स्कूलों में और देश में होती है? घरों में डेमोक्रेसी का पाठ नहीं पड़ता है। कितने घर ऐसे हैं जहां पर बच्चों के लिए डिसीजन माँ बाप लेते हैं, बचपन से लेके जब बचपन में बच्चा नहीं कुछ कर पाता है तब हम डिसीजन लेते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है सीधी सी बात कि हमें इस समय भूख नहीं है, तो उतनी छोटी सी चीज में भी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भूखा छोड़ दीजिए और जब खाना मांगे तब दीजिए। लेकिन कभी कभी हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चे की हेल्थ को ही लेकर कि हम बिल्कुल उसको जीवन को बिल्कुल नाप तोल के चलाने लगते हैं। कितने लोग हैं जिनके घर में बड़े बड़े बच्चे हैं और घर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वो उनको पूछते हैं। कितने हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से डेमोक्रेटिक सेटअप रखते हैं बातचीत में फैमिली के अंदर। तो डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, देश की डेमोक्रेसी तो बाद में आती है। अगर मेरा नेचर है डेमोक्रेसी का तो मेरा क्लास भी डेमोक्रेटिक सेटअप का होगा। हम आपको पूरी छूट देंगे अपनी बात कहने का, टाइम होता तो हम इस पॉइंट पे बराबर आपसे पूछते। जब तक जितने लोग भी बैठे हैं 10, 20, 25, जब तक सबको अपनी जान में हम सेटिस्फाई ना कर लेते या उनकी बात सुन ना लेते। तो डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी इज अ व्यू पॉइंट, इट इज अ लाइफ एजुकेशन, लाइफ स्टाइल। और जो शिक्षा है हमारी वो हमें हेल्प करती है कि हम इस व्यू पॉइंट को डेवलप कर पाए। जियो और जीने दो, डेमोक्रेसी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। आप सुनिए भी, आपको जितना समझ में आए उतना करिए, जो आप कर सकते हैं उतना करिए, और दूसरे को अपने हिसाब से करने दीजिए। एक डिस्टेंस पर थोड़ी उसको स्पेस दीजिए। डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल यही होता है। मेन एलिमेंट्स जो है डेमोक्रेसी के वो हमारे जो संविधान में लिखे हैं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये चार पिलर्स पे टिकी है डेमोक्रेसी, संविधान में लिखे हैं प्रीएम्बल में। ओनली एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स इन रियल सेंस। न्याय का मतलब क्या है? न्याय वो नहीं है जो दूसरे किसी पे अन्याय करके हमें न्याय दिला रहा हो। हमें न्याय मिल जाए इस समय, लेकिन दूसरे के साथ गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वलिटी ये नहीं है अवसरों की समानता है। इक्वलिटी ये नहीं है कि जिसकी आईक्यू 110 है और 140 है और जिसका 110 है, आप दोनों को एक पलड़े में बिठा दें, या 80 है आप एक पलड़े में बिठा देंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप 140 से 140 वाला काम लीजिए, 100 से 100 वाला काम लीजिए और 80 से 80 वाला काम लीजिए, और उनको उसी आधार पर इक्वलिटी दीजिए। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता क्या है? मेरी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में खलल डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भ्रातृत्व क्या है? भ्रातृत्व है इंसानियत की भाषा को समझना। कभी एक शब्द है सिर्फ उसके लिए, इंग्लिश में हमें मालूम है, हिंदी में आप लोग खोज लेंगे, हमें मालूम है, एम्पैथी। भ्रातृत्व की नींव में आजकल हम लोग के पास क्या खत्म हो गया है? एम्पैथी वर्ड खत्म हो गया। या तो हम लोग सिंपैथी रखते हैं या एंटीपैथी रखते हैं, दो चीजों पे दिमाग रहता है। या तो हम लोग किसी से सिंपैथी रखते हैं, उसके ऊपर बहुत हम लोग को सही लगता है, और या हम एंटीपैथी डेवलप कर लेते हैं। एम्पैथी, किसी के जूते में पैर के डाल के देखिए कि अगर वो जूता उसको काट रहा है तो क्यों काट रहा है, उसके लिए आपको उसके जूते में पैर डालना पड़ेगा। हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। भ्रातृत्व की भावना का मतलब यही होता है कि हम आपकी जगह पे रखकर अपने को सोच पाए। और सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही है जो इस वाली डेमोक्रेसी के ये 4 एलिमेंट को सही से समझ सकता है। हम आपके अधिकार को खत्म नहीं करें, अपने अधिकार लें। अधिकार लेने के साथ कर्तव्य का पूरा ध्यान रखें। ये बिल्कुल एक की एलिमेंट है, फ्रॉम होम टू द कंट्री। घर के अंदर से माँ बाप से हम प्यार लें तो अपना अधिकार है मेरा, लेकिन हम कर्तव्य ना भूलें। स्टूडेंट से पूरी इज्जत लें, हमारी फीस मिले, जो भी होता है, सैलरी मिले, जो भी मिले, लेकिन फिर हम उसको पूरा देना ना भूलें। समानता में हम अपनी नॉलेज में अपने किसी स्टूडेंट या हम जिस भी संगठन में हैं, समानता का भाव रखें। यदि हमें किसी के साथ इनइक्वालिटी करनी भी है एक्स्ट्रा, तो ये ध्यान रखिए कभी भी सामने उस कार्य एक तो करे ही नहीं। मेरा पहला तो एम यही होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसमें क्वालिटी, थोड़े बहुत चीज में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिसमें क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर दीजिए, चलेगा। लेकिन कभी क्वालिटी जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो उसमें इक्वलिटी करने की कोशिश मत करिए, और कम से कम अपनी नजर के सामने जितने लोग हैं उनमें इक्वलिटी रखिए। टूल्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रोसेस आर क्यूरिकुलम, टीचिंग मेथड्स, स्कूल डिसिप्लिन। ये सारे चीजें जब एक स्कूल के अंदर क्यूरिकुलम भी होता है डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट से, टीचिंग मेथड्स भी वैसे रखे जाते हैं, डिसिप्लिन वैसा बनाया जाता है, ऐसा डिसिप्लिन जिसमें ड्यूटीज और राइट्स दोनों के बारे में समझाया जाए। ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एजुकेशन ही टूल है, और वो स्कूल में जो जो चीजें एजुकेशन से संबंधित हैं वो सब उसके टूल्स हैं। Our national policies must be administered by men of broad experience, mature outlook and sound judgment. पढ़े लिखे होने पर ध्यान रखिए, एपीजे कलाम साइंटिस्ट थे और वो प्रेसिडेंट भी बने। ऐसे आपके सामने बहुत सारे प्रेसिडेंट हो, आप 10 के बारे में सोच डालिए। उनकी रियल सेंस की एजुकेशन देखिए, उनके एक्सपीरियंस देखिए, तो आप ये पाएंगे कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत हो किसी भी क्षेत्र में, थोड़ा मैच्योर हो अपनी सोच से, यानी उसके लिए थोड़े एक्सपीरियंस होंगे तभी वो मैच्योर होगा। हो सकता है किसी को कम उस उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हों, वो भी मैच्योर हो सकता है, लेकिन शायद आयु का मैच्योरिटी के साथ थोड़ा सा नाता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा नाता है।
और जजमेंट बहुत साउंड हो। और ये 3 चीजें हमें सिर्फ सही एजुकेशन सिखा सकती है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। अगर घर के 4 लोगों में बैठकर हेड ऑफ द फैमिली का नियम बनाना या कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का भी 140 करोड़ जनता के सामने डिसीजन लेना उसके लिए आसान नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग के यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप पर संविधान का चुनाव होता है। उसको आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं उस पर आप नहीं डिस्कशन कर सकते कि अगला क्या कर रहा है। हाँ, आप जहां जिस पोजीशन पे हो तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को ब्रॉड रखिए, आउटलुक थोड़ा मैच्योर रखिए और साउंड जजमेंट रखिए, तब आप किसी भी चीज को, संगठन को चलाने में सक्षम होंगे। प्रेसिडेंट तो छोड़ दो, प्रेसिडेंट की बात कर रहा होगा, लेकिन हम अपने लेवल पे बात कर रहे हैं। जो इस समय आपने बहुत सारे सेमिनार और सब अटेंड कर रहे होंगे और टीचिंग मेथड्स भी सुनते होंगे, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें बहुत सारा सुन रहे होंगे। ये वर्ड्स बहुत बढ़ गया है ना इस समय। हेलो हेलो, यस मैम। जी मैम। तो इस समय आपने जो ये वर्ड सुने हैं, बेसिक फैक्ट ये है कि एक टाइम तक एजुकेशन में इंडिविजुअलिटी को बहुत महत्व दिया जाने लगा। मेरी बात सुन रहे हैं हम? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल अचीवमेंट, जबकि होना क्या चाहिए, हमें कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटेड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, लेकिन टीम वर्क हो। जब टीम वर्क होता है और किसी एक को क्रेडिट ना देकर पूरी टीम को क्रेडिट दिया जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। उसमें हर इंसान को अपना योगदान नजर आता है। और जब आप किसी इंडिविजुअल को बहुत बढ़ावा देते हैं तो इसका मतलब आप कहिए कि इंडिविजुअल मेधा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं, इंडिविजुअल मेधा के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि वो आदमी टीम में कैसा काम कर पा रहा है। बहुत से लोग खुद बहुत विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो टीम में काम करते हैं तो उनका सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आजकल की एजुकेशन में कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, इन पर जोर दिया जाने लगा है बहुत ज्यादा। और आप क्लासेस में और इंस्टीट्यूशंस में भी टीम वर्क पे जोर देते हैं और पूरी टीम को एक मेडल दिया जाता है, जिससे कि हर एक का पार्टिसिपेशन उस सराहा गया, ये उसको महसूस हो। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो आर्ट है डेमोक्रेसी का, ये एजुकेशन सिस्टम के बिना या सही एजुकेशन के बिना, और एजुकेशन का मतलब है स्कूलों में जब इस तरह की थिंकिंग, कोऑपरेटिव, टीम वर्क, डिसिप्लिन, सब चीज डेवलप होगा, तभी हम सोच सकते हैं कि जो यहां से निकलेंगे उन्हें डेमोक्रेसी में थोड़ा विश्वास होगा और उनके साथ बिहेव भी डेमोक्रेटिक वे में किया गया हो। ऐसा ना हो डेमोक्रेसी के नाम पे हम ऑटोक्रेसी कर रहे हो तो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में, जो हमारा या एडोलेसेंट निकलता है, उसके दिमाग में एक एंटीपैथी डेवलप हो। डेमोक्रेसी के नाम पे ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी सेटअप बिल्कुल अलग है और वो रियल एजुकेशन, मैच्योर आउटलुक, प्रॉपर साउंड जजमेंट्स बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है। पहले सही से पढ़ें, फिर आप एजुकेशनल प्रोसेस को डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट में समझें, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। हम शायद टाइम से बाहर जा रहे हैं, सॉरी। एजुकेशन एंड इकोनॉमी। आर्थिक व्यवस्था। एजुकेशन से आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब है, हमें थोड़ा बताइए। हेलो। यस मैम। हाँ, एजुकेशन और इकोनॉमी का क्या कनेक्शन है? मैम, एजुकेशन और इकोनॉमी से एक रिलेशन ये हो सकता है कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज अच्छी है तो हम उसके बारे में, जैसे हमको अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो हम इंडस्ट्री डालेंगे तो उससे इकोनॉमी जनरेट। वो बिना नॉलेज के या बिना एजुकेशन के हम नहीं कर सकते, वो चाहे वोकेशनल नॉलेज हो या फिर जनरल नॉलेज हो, क्योंकि जनरल नॉलेज भी आगे वोकेशनल नॉलेज में यूज होती है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस एजुकेशन को हम लोग आज देख रहे हैं, शिक्षा की जब हम बात करें तो शिक्षा से वैदिक युग से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है हिस्ट्री में या जर्नी में एजुकेशन की, कि जो एजुकेशन तो आज से है नहीं, एजुकेशन तो वेद पुराणों के टाइम से चल रही है। जब ह्यूमन बीइंग था, पैदा हुआ है, तब से एजुकेशन की बात की जाती है। तो उस समय एजुकेशन स्वांतः सुखाय के लिए थी और केवल सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए थी। उस समय एजुकेशन से इकोनॉमी का इतना मतलब नहीं था बहुत ज्यादा, और बेसिकली एजुकेशन अपने में अनप्रोडक्टिव, गलत स्पेलिंग लिखी, इट्स नेचर वाज अनप्रोडक्टिव होना चाहिए, PRO, सॉरी ई गलत है, अनप्रोडक्टिव नेचर की थी, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु की कोई शिक्षा की फीस नहीं होती थी, भिक्षा मांग के खिलाते थे या राजा लोग देखते थे गुरु की सेवा और वहीं रह के पढ़ते थे, सिंपल सी लाइफ, और सिर्फ अपना एनलाइटमेंट या अपना सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष प्राप्ति, कुछ भी आप मान लीजिए, वो उसका एम था। लेकिन आज जो है दोनों के बीच अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थशास्त्र कह लीजिए, अर्थव्यवस्था कह लीजिए, और एजुकेशन के बीच का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा बदल गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत बदल गया है। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उस देश की प्रोडक्टिविटी क्या है, ये वहां की एजुकेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि एजुकेशन एक इंडिविजुअल को भी डेवलप करता है और इसके अलावा उसकी एजुकेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी, जैसे आपने अभी कहा कि चाहे वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो फैक्ट्री लगाए या वो कहीं काम करे या किसी तरह से भी हो, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इस समय एजुकेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को नेशन की बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? ये दो तरह से, क्योंकि एजुकेशन जो है एक खुद में कंजम्पशन का आइटम है। अभी हमने कहा था ना, कमोडिटी बन गई है। एजुकेशन खुद कंजम्पशन का आइटम है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। डबल स्वेड, ये तलवार डबल एज वाली हो गई है। क्या कि एक तो जब हम कंजम्पशन करते हैं तो एजुकेशन एज ए बिजनेस, स्कूल खोलने का बिजनेस सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव माना जाता है, क्योंकि एजुकेशन सबको चाहिए, सबका अधिकार हो गई है, सबको लेनी है, सबको ये मालूम हो गया है कि पढ़ लिख कर ही कुछ अच्छा किया जा सकता है। इतना तो हो गया है ना कि इस समय हर आदमी, पहले एजुकेशन कुछ लोग लेते थे, फिर ये हुआ कि जो लोग पा सकते हैं वो पाएंगे, बाकी लोग ये कहते थे अरे हमें क्या करना पढ़ाई का, हमें तो जीवन में यही करना है। नहीं, इस समय एजुकेशन संविधान में तो बनी है, लेकिन इसके अलावा भी ये महत्व क्लियर हो चुका है कि हम पढ़ लिख के, चाहे वो खेती हो और चाहे मोची का काम हो, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने काम को और बेहतर तरह से कर सकते हैं। तो वो दो तरह से हो गई है। सब एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो वो एक आइटम हो गई है कंजम्पशन का, जैसे हमने कहा ना, वो एक कमोडिटी हो गया है। जैसे और आइटम होते हैं ना खर्च खरीदने के, कंजम्पशन का आइटम हो गई। प्लस एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है कि पढ़ा लिखे आदमी का प्रोडक्शन बेहतर होता है, उसके खुद के लिए उसको पैसे अच्छे मिलते हैं वोकेशन से, इसलिए प्रोडक्टिव है। हमने पढ़ा लिखा है, ढंग से इंजीनियरिंग की है, तो हमारे लिए प्रोडक्टिव है। प्लस हम अच्छा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, वो देश के लिए प्रोडक्टिव है। तो ये कई फोल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में एजुकेशन जो है इकोनॉमी के साथ जुड़ गई है, अपने में कंजम्पशन का आइटम है, प्लस इससे प्रोडक्टिविटी का फैक्टर बढ़ता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पर भी और देश के लेवल पर भी। तो ये एक तरह से 2-3 एज लेकर इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन की पहुंच है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का वो क्या चाहता है? एजुकेटेड लोग और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस समय हमारी जो इकोनॉमी है देश की, कहते नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, और उसके लिए एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग चाहिए। तो नेचुरली उतने लोग पढ़ेंगे तो भी पैसा ज्यादा मिलेगा एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन देने वालों को, प्लस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एजुकेटेड आदमी से कंट्री की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से इसको आप दूसरे तरह से कह लीजिए, एजुकेशन इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट। अभी तक क्या था? स्वांतः सुखाय के लिए थी। अब हम एजुकेशन में क्या करते हैं? अगर इन्वेस्ट नहीं करते होते तो इस पे लोन क्यों मिलता है? कभी सोचा है आपने कि एजुकेशन का लोन मिलता है? एजुकेशन का लोन इसीलिए मिलता है क्योंकि जैसे हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करते हैं।
दोनों तरह से। जो एजुकेशन में इस समय इन्वेस्ट कर रहा है एज ए बिजनेस, उसको भी फायदा है, और जो हम एज ए इंडिविजुअल एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी यूटिलिटेरियन वैल्यू बढ़ रही है इंडिविजुअल की, और उसकी अर्निंग बढ़ रही है। हेलो, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। ये 3 फोल्ड चीज बढ़ रही है हमारे हिसाब से, आप देखिए तो। मतलब इट सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, हमने स्कूल खोला, हमें इन्वेस्टमेंट हुआ, बढ़िया पैसे आए। छोटे बच्चों के स्कूल में तो बहुत ही पैसे हैं, लोग कहते हैं ऐसा, मेरा नहीं है अपना स्कूल, लेकिन है, तभी खोल ही रहे हैं इतने सारे लोग स्कूल में। इसी तरह से इट सेल्फ इंडिविजुअल के लिए भी उसकी अपनी यूटिलिटी वाइज बढ़ जाता है, उस इंडिविजुअल की यूटिलिटी बढ़ जाती है, और प्लस उसकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं। और जब इंडिविजुअल की यूटिलिटी और अर्निंग बढ़ेगी तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। ये 3 लेयर में इकोनॉमिक्स और एजुकेशन की आपस में कंसर्न हो रहा है। Educational growth of a country could be explained in terms of capital accumulation and labor force. किसी भी कंट्री के, ये इकोनॉमिक्स की बात है और किसी इकोनॉमिक्स ने ही कही है, हम आपको बताएंगे कि किसी भी कंट्री के जब हम कैपिटल को, एजुकेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। एक तो उसमें कितना कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ है एजुकेशन के द्वारा, प्लस दूसरा हम कहते हैं कि कितनी एजुकेटेड लेबर फोर्स की ग्रोथ हुई है। 2 तरह से करते हैं। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज ऑल्सो ए थर्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल फैक्टर। वो कैपिटल एक्यूमुलेशन वो होता है जो हम कंट्री से बाहर चीजें भेजते हैं और उसके द्वारा पैसा आता है, जो या मेरा बिजनेसमैन बाहर जाता है और वहां से फॉरेन करेंसी लेके आता है, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्यूमुलेशन। अपना हमारा लेबर फोर्स वो होती है कि जो हमारा जन संसाधन है वो सब एजुकेटेड हो तो लेबर फोर्स की ग्रोथ मानी जाती है। और इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि देयर इज ऑल्सो ए थर्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल फैक्टर, वो डायरेक्टली एजुकेशन से कनेक्टेड है। इन 2 के अलावा तीसरा, और किसी किसी देश के लिए तो ये है, अगर आप इसको कभी पढ़िए इस वाले रेसिडुअल फैक्टर इकोनॉमिक्स का, तो हम पढ़ रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए थे कि कुछ कंट्रीज की 80% इकोनॉमी इसी रेसिडुअल फैक्टर पर डिपेंडेंट है। अब हम आपको ज्यादा नहीं उदाहरण दे सकते क्योंकि टाइम हो रहा है और हमें भी कहीं जाना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वरना आप 4 बजे तक बैठे रहे, हम भी 4 बजे तक बैठे रहते, कोई बात नहीं। वो ये कि रेसिडुअल फैक्टर जो है ये आपका है ना, ये आप उठा के देखिए, इंग्लैंड, यूके उठा के देखिए, लंदन, कभी आपने देखा है कि लंदन में और कौन सी बिजनेस चलते हैं? बहुत सारे, हमें तो 2 ही बिजनेस दिखाई देते हैं, टूरिज्म और एजुकेशन। कितना बच्चा जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी खुद की लड़की LLM वहां से करके आई है, 45 लाख के कोर्स हैं, और टिकने अपने यहाँ वो देते नहीं है किसी को काम के लिए जल्दी। तो क्या होता है, यहाँ का पैसा वहीं तो पहुंच रहा है। ये हमने कभी, मेरे दिमाग में आया चूंकि हमारी बच्ची गई थी तो इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था। तो इकोनॉमिस्ट ने जो ये थर्ड रेसिडुअल फैक्टर की बात कही है वो डायरेक्टली एजुकेशन से कनेक्टेड है, और किसी किसी देश की 80% इकोनॉमी इसी रेसिडुअल फैक्टर से है। बाकी 2 फैक्टर बहुत कम है, उनकी कैपिटल और उनका लेबर फोर्स, दोनों बहुत कम है। ज्यादातर बाहर के कंट्रीज में लेबर वाला काम तो कोई करता ही नहीं है ना। लेबर काम तो इंडिया ही में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा चीप यहीं पे है लेबर। तो in developing and already developed countries, education became a commodity due to increased privatization, due to high returns, education itself become a costly affair. इस तरह से भी इकोनॉमिक्स जो है हमारी बदल रही है, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न्स हैं और खुद में बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया है। इसलिए वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, अभी हमने जैसे यूके का नाम लिया, वहां की 50% से ज्यादा इनकम सिर्फ स्कूलों से है, जो वहां पे ऑक्सफोर्ड और ये कॉलेज और वो कॉलेज ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी आज भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करने जाता है। सिर्फ उसका इंडेक्स इतना हाई है कि लोगों को लगता है कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं तो कुछ खास कर लेंगे, लेकिन खास उसमें कुछ कमी लोग कर पाते हैं। जब वहां पर स्कॉलरशिप मिलने की और नौकरी मिलने की बात आती है तो वो वहीं बाहर का ही कोई आदमी होता है। इंडियंस बनाते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे
इंडियन ब्रेन्स अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। बाहर के लोग जनरली वो इतना ध्यान रखते हैं कि कितना पैसा हम देंगे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में बाहर के देश के लोगों को इतना वो गणित लगा के रखते हैं। जब बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो हम लोगों को लेते हैं। जैसे यूएस का ऐसा नहीं है, वो धड़ल्ले से लेता है और धड़ल्ले से पेमेंट करता है, वहां के लिए ब्रेन ड्रेन होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की सोच कंजर्वेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉज अ रिलेटिव इंक्रीज इन द नीड ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड पर्सन। चूंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तरह तरह की इंडस्ट्री लग रही है। अब तो सबसे ज्यादा इस समय बूम आई हुई है आईटी सेक्टर में, जो ये आपका ऑनलाइन चल रहा है, कितना सॉफ्टवेयर, कितना, तो हो क्या रहा है, रिलेटिव इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ ही क्वालिफाइड मैन पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ रहा है। इससे भी एजुकेशन का इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्शन है। इस ऑनलाइन पढ़ाई से ही आप सोच लीजिए कि कितना इकोनॉमिक फर्क पड़ा है, कितना आदमी इस ऑनलाइन की वजह से छोटे छोटे कामों में लग गया है। उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक साधन हो गया है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्वालिफाइड मैन पावर। एग्रीड? सर कहाँ हैं हमारे? सर को हम थोड़ा सा सैनी सर हैं? मैम कॉल करना पड़ेगा। नहीं रुको, हम जाए पहले। मैम टाइम से आएंगे, 3:30 बजे आएंगे सर। 3:30 हो गया? 3:25 तक आ जी मैम। इसीलिए तो कह रहे हैं 3:30 हो गया। यस मैम। अभी मैम 8 मिनट से आ गए सर जी। आ गए सर, आ गए सर। हेलो, जी मैम सर आ गए। हाँ सर। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ सर जी बताइए। एक गड़बड़ हो गई है हाँ जी सर। मैम। हेलो। एक गड़बड़ हो गई है जी मैम। अपना चैप्टर सॉरी, हम अपना चैप्टर खत्म नहीं कर पाए। क्या मैम? क्या मैम? हम अपना चैप्टर खत्म नहीं कर पाए। हम अपना चैप्टर खत्म नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। जी जी बताइए मेरे से क्या चाहती है? कोई बात नहीं। नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। अगर आप मौका देंगे तो हम बड़ी खुशी से पूरा कर देंगे, नहीं तो बच्चे हमारे समझदार हैं। मैम नेक्स्ट क्लास भी ले लीजिएगा आप। हम ले, अगर सर देंगे मौका हम ले लेंगे। आप बता दीजिएगा, हम ले लेंगे। मैम अच्छा टॉपिक है मैम, इसलिए कह रहे हैं। हाँ मैम, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी हो गया है, और डेमोक्रेसी 3, कल्चर, मॉडर्नाइजेशन और रिलीजन। किसी दिन आप थोड़ा भी टाइम देंगे तो हम कर लेंगे। उसके लिए बॉदर मत करिएगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मौका हो मंडे को। अभी हमें चूंकि लखनऊ निकलना है, वरना हम इनका टाइम और ले लेते थोड़ा। रिक्वेस्ट कर लेते बच्चों से कि बैठे। ओके मैम, थैंक यू। ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम लोग फिर से मौका मिलेगा तो फिर से मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम।